हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 13। आज हमारा लेक्चर जो है वो 13 है। आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम सेक्शन नंबर 34 बात करता है ओब्लिगेशन एंड गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो भी गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी का हमारे पास वार्ड की प्रॉपर्टी का जो भी गार्जियंस हैं उन पर क्या फ्राइज होंगे, उनकी क्या ओब्लिगेशंस होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, उन पर फर्ज क्या होंगे। अपॉइंटेड आर डिक्लेयर बाय द कोर्ट, जिसने कोर्ट ने अपॉइंट किया है या फिर कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर किया है। यहाँ पर बात करते हैं, आ जाओ हमारे पास ये बात करता है वेयर अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड हैज बीन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर बाय द कोर्ट। मतलब जब भी कोई गार्जियन जो है कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है, तो फिर गार्जियन जो है वो कौन अपॉइंट करता है, हमारे पास किसी भी गार्जियन को अगर कोर्ट अपॉइंट करती है, कौन अपॉइंट करती है, कोर्ट अपॉइंट करती है, अपॉइंट बाय द कोर्ट, ठीक है। नॉट सच गार्जियन इज नॉट द कलेक्टर, मतलब वो कलेक्टर ना हो, ठीक है। आ रही बात समझ में, नॉट एज कलेक्टर, नॉट कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या है, मतलब कोई भी ऑफिशियल पर्सन नहीं है, मतलब कोई ऑफिसर्स नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ही शल, ठीक है, वो क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस होंगे। नंबर ए पर कहा गया है कि जब भी इफ इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, जब भी कोर्ट को ज़रूरत हो, क्या है, जब भी कोर्ट को ज़रूरत पड़े, रिक्वायर्ड हो, तो फिर ये क्या करेगा, बॉन्ड जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, जो कि बॉन्ड हो सकता है विथ और विदाउट श्योरिटी। यहाँ तक बात क्लियर है, ये तो आपको समझ आता होगा कि विथ और विदाउट श्योरिटी क्या होता है, ठीक है। मतलब कोर्ट जो है ना उससे बॉन्ड मांग सकती है, तलब कर सकती है कि गार्जियन सर आप जो है ना कोर्ट के जो है इत्मीनान के लिए आप जो है ना एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें, तो हमारी तसल्ली रहे कि आप इस प्रॉपर्टी का कभी भी कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, हमारा आप पर एतमाद है, हमने आपको गार्जियन तो अपॉइंट किया है, मगर आप जो है ना वो बॉन्ड दे दें, मतलब कोई ज़मानत दे दें आप कि आप इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स है, माइनर इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और गार्जियन अपॉइंट होता है कौन, वाई, ठीक है। वाई अपॉइंट हुआ तो फिर कोर्ट कहती है वाई को कि सर हमने आपको अपॉइंट किया है, आपको इज्जत दी है, मगर आप ऐसा करें, इस प्रॉपर्टी को आप कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का कितना ख्याल रखेंगे, ठीक है, आप इसका कभी मिसयूज तो नहीं करेंगे, एक थोड़ी सी गारंटी हमें मिल जाए, आप बॉन्ड दे दें हमें। यहाँ तक बात क्लियर है। एज नियरली एज मे बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हो उसके तहत वो कोर्ट जो है उससे बॉन्ड तलब कर सकती है। टू द जज ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर फॉर द बेनिफिट ऑफ द जज फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जो कोर्ट्स है ना उस कोर्ट का जो जज है उसके बेनिफिट्स के लिए, मतलब वो कैसे, फॉर एग्जांपल ये कोर्ट है, ठीक है, इस कोर्ट के ये जज हैं, फॉर एग्जांपल एम जज हैं, ठीक है, तो फिर ये कोर्ट जो है ये जब इसको इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जो है इस वार्ड के प्रॉपर्टी के कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर लो, तो फिर इसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि इसका ख्याल रखे। मतलब ये गार्जियन हमारे पास कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है ना, कौन हमारे पास कोर्ट ऑफ वार्ड, कोर्ट ऑफ वार्ड जो है ना वो खुद सुप्रिटेंडेंट होती है गार्जियन की, हमारे पास वार्ड की प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इसीलिए इन पर फर्ज हो हमारे पास बन जाता है एज अ हमारे पास फादर। जब कोई फादर अपने औलाद के लिए अगर कुछ भला सोचता है तो इसी तरह कि वो उसकी भलाई है, मतलब जो कोर्ट के जो जज थे उसकी क्या भलाई होगी, ठीक है, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो इसकी भलाई के लिए। आ रही बात समझिए, विथ आर विदाउट श्योरिटी, मतलब बात आ गई कि श्योरिटी या फिर श्योरिटी के साथ या फिर विदाउट श्योरिटी के साथ अब बॉन्ड एग्जीक्यूट कर। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंगेजिंग ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही मे रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, मतलब जो अकाउंट्स जो बनेगा ना हमारे पास वार्ड का गार्जियन के नाम से, ठीक है, तो फिर उस अकाउंट में आप क्या रिसीव करेंगे, ठीक है, उसकी कैसे डील करेंगे, क्या लेन देन होगी आपकी, ठीक है, आ रही बात समझ। तो फिर उसका सब का सब जो है ना आपने बाद में हिसाब किताब देना है। यहाँ तक बात क्लियर है।
ये ए हो गया। उसके बाद चलते हैं बी पर। बी क्या बात करता है? बी बात करता है इफ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट डिलीवर टू द कोर्ट विद इन 6 मंथ। ठीक है, जब कोई भी गार्जियन अपॉइंट होता है तो फिर उसको हमारे पास विद इन 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर उनको क्या कहती है? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट। मतलब जिस दिन उस गार्जियन को अपॉइंट किया गया, फॉर एग्जांपल इसको अपॉइंट किया गया है हमारे पास 1 जनवरी 2022। ठीक है, तो इनको कब देनी है हमारे पास? विद इन, मतलब हमारे पास 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2022 तक के अंदर हमारे पास, मतलब 6 महीने के अंदर इनको रिपोर्ट हमारे पास कोर्ट में जो है ना वो सबमिट करवानी है। क्या करवानी है? डिलीवर करनी है। क्या? आइए आगे देख लेते हैं। आर विद इन सच अदर टाइम इज द कोर्ट डायरेक्ट, या फिर कुछ और वक्त जो कोर्ट डायरेक्ट करे, मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के अंदर, या फिर कम भी हो सकते हैं 3 मंथ के अंदर, ठीक है, हमारे पास 9 मंथ के अंदर, जो भी कोर्ट डायरेक्शन दे। कोर्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पावर्स दिए गए हैं कोर्ट को कि आप जो भी आप टाइम फिक्स कर लें उस टाइम के अंदर जो है आपने वो जमा करवाना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वार्ड। यहाँ पर बात आ गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट, मतलब आप स्टेटमेंट जमा करेंगे। क्या करेंगे जमा? आप स्टेटमेंट जमा करेंगे किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, स्टेटमेंट आप जमा करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, और वो स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी वार्ड की है ना, उस जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी वार्ड से बिलोंग करती है उसके बारे में आप स्टेटमेंट जमा कर दें। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मीन्स बयान। यहाँ तक बात क्लियर है? ऑफ द मनी एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी विच ही हैज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द वार्ड अप टू द डेट ऑफ डिलीवरिंग द स्टेटमेंट एंड ऑफ द डेट्स ड्यू ऑन दैट डेट टू आर फ्रॉम द वार्ड। मतलब आप स्टेटमेंट दें कि इनकी कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपने कितने पैसे जो है ना वो वसूल किए। ठीक है, आपने कितने पैसे वसूल किए और इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, कौन कौन सी है मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, वो सारा का सारा हमें, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, क्या डील हो रहा है, मतलब क्या आप डीलिंग कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमें सारा जो है ना खाता पेश कर दें कोर्ट में, आपका बयान दे दें एक छोटा सा। ठीक है, इसके अंदर आप ये बयान कर दें कि इन माइनर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और हमारे पास कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, और कौन से पैसेज हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल कहीं बैंक वगैरह के अंदर हैं या फिर किसी शख्स से वसूल किए हैं, तो फिर वो सब की सब जो है ना वो एक स्टेटमेंट आप कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है डीएस, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम सी डिस्कस करते हैं। जी डीएस, तो सी डिस्कस करते हैं कि सी के अंदर ये कहा गया है कि इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट एग्जिबिट हिज अकाउंट्स इन द कोर्ट एट सच टाइम्स। मतलब अगर कोर्ट जो है वो हमारे पास तलब करे, रिक्वायर करे इस बात के लिए कि आप अपना हिसाब किताब जो है कोर्ट में पेश करें। एग्जिबिट, वर्ड एग्जिबिट जो है इसकी मीनिंग मैंने आपको पहले कहा है कि वर्ड की मीनिंग आप ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, एग्जिबिट मीन्स शो कराना, कि आप कोर्ट को दिखाएं, मतलब जाहिर करें, पेश करें। एग्जिबिट मीन्स शो, प्रोड्यूस में मुख्तलिफ मीनिंग होती है। यहाँ पर शो भी हो सकता है और प्रोड्यूस भी हो सकता है, कि कोर्ट के सामने आप पेश करें आपका हिसाब किताब। आधी बात समझने में, आप दिखाएं आपने हिसाब किताब किया है। एंड एट सच टाइम्स, मतलब जो भी मुकर्रर वक्त किया जाए उस वक्त के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है गार्जियन को उसका हिसाब। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट्स, मतलब किस फॉर्म में
किस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो कोर्ट टाइम टू वक्त ब वक्त डायरेक्शन देती है, उसके मुताबिक वो पेश करेगा। मतलब वो खाता जो है ना वो कोर्ट में पेश करे कि इसने क्या लिया दिया, क्या लेन देन की। आ रही बस मुझे। डी क्या बात करता है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट पे इनटू द कोर्ट एट सच टाइम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम ऑन दोज अकाउंट्स आर सो मच देयर ऑफ एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। मतलब इसमें यह है कि कोर्ट किसी भी वक्त इस बात को तलब कर सकती है, इस बात को रिक्वायर कर सकती है कि मतलब पे इनटू द कोर्ट, मतलब कोर्ट में वो जो है ना पैसे जमा किए जाएं। एट सच टाइम ए द कोर्ट डायरेक्ट, मतलब जो वक्त कोर्ट मुकर्रर करे उस वक्त के अंदर मतलब बैलेंस जो है ना वो कोर्ट में पेश किया जाए। बैलेंस मीन्स पैसे, ठीक है, पेमेंट कोर्ट में पेश की जाए, मतलब कोर्ट में जो है डिपॉजिट की जाए, कोर्ट में डिपॉजिट की जाए। द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम ऑन दोज अकाउंट्स, मतलब जो भी इसके हमारे पास इस अकाउंट के अंदर जो भी पैसे वगैरह हैं, ठीक है, ड्यू हैं इस अकाउंट के पैसे, वो कोर्ट के अंदर आप जमा करवा दें। फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स की कोई प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इसका गार्जियन अपॉइंट होता है वाई और इसका ये अकाउंट बनता है फॉर एग्जांपल जेड, ये अकाउंट का नाम है, ठीक है, ये अकाउंट है इसका। तो फिर कोर्ट जो है ना कहेगी कि इसके अंदर जो भी पैसे हैं आप जो है इसका बैलेंस जो है ना कोर्ट में डिपॉजिट करवा दें। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, जो भी जैसे भी कोर्ट डायरेक्ट करें, यहाँ तक बात क्लियर है। और बी के अंदर मैंने आपको एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, बी के अंदर लास्ट में ये भी एक बात है कि आप ये भी हमें जो है ना वो स्टेटमेंट दें कि इसके तरफ कितने उधार है और इस माइनर की प्रॉपर्टी पर कितना कर्ज है, डेट्स, ठीक है। तो कोई बात मैं मिस कर जाता हूँ, जब मैं लेक्चर देने स्टार्ट होता हूँ तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैं बताना भूल जाता हूँ, तो कोई बात नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसी बात जो है ना मुझसे ना रहे, ठीक है। अब चलते हम ई पर। ई क्या बात करता है हमारे पास, ई बात करता है अप्लाई फॉर द मेंटेनेंस एजुकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, वर्ड अप्लाई की मीनिंग देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है अप्लाई वर्ड का मतलब है इस्तेमाल करना या फिर लगाना, ठीक है, इस्तेमाल करना या फिर लगाना, यूज़ करना, ठीक है, यूटिलाइज करना या फिर लगाना, मतलब वो पैसे लगाना, ठीक है, पैसे वगैरह कोई भी चीज़ लगाना। अप्लाई फॉर मेंटेनेंस एजुकेशन, ठीक है, मेंटेनेंस एजुकेशन एंड एडवांसमेंट, और क्या है एडवांसमेंट। अब मेंटेनेंस के अंदर सब कुछ आ जाता है, उसकी जो है देखभाल, उसकी सेहत, उसकी एजुकेशन, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। एडवांसमेंट के अंदर मीन्स प्रमोशन, प्रोग्रेस, इसकी तरक्की के लिए, ठीक है। मतलब इसकी जो भी हमारे पास बात हो रही है, हमारी बात हो रही है गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी गार्जियन जो है ना, मतलब उसके बारे में बात हो रही है कि मेंटेनेंस, मतलब वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसकी मेंटेनेंस रखेगा, प्रमोशन करेगा, ठीक है, और उसमें से उसी की एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा उसी प्रॉपर्टी में से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमारे पास एडवांसमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ सच पर्सन्स एज द डिपेंडेंट ऑन हिम, मतलब किसके लिए, मतलब उस वर्ल्ड के लिए, और कोई और भी शख्स है जो इस वर्ड पर डिपेंड करता हो, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है छोटा एक्स, ठीक है, उसके साथ
मतलब दो बच्चे हैं, एक एक्स है, इसकी ये सारी उसकी अब्बू की प्रॉपर्टी है जिसको गार्जियन अपॉइंट किया गया है वाई को, ठीक है। मगर ऐसे के साथ एक और भी बच्चा है, उसके घर में एक नौकर हुआ करता था, ठीक है, कौन हुआ करता था नौकर, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एन उसके घर में नौकर हुआ करता था। अब ये एक्स इसको छोड़ नहीं सकता, मतलब ये जो है इसके बिना रह नहीं सकता, और ये अब इसके बिना नहीं रह सकता, मतलब ये सारा डिपेंड करता है इस पर। अब इसकी एक्स की भलाई के लिए तो काम किया जाएगा, इसकी एजुकेशन, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी एडवांसमेंट के लिए सब कुछ किया जाएगा, मगर जो हमारे पास एन है ना, उसकी एजुकेशन, उसकी एडवांसमेंट, उसकी जो है मेंटेनेंस भी देखी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। And for the celebration of ceremonies to which the ward or any of those persons may be party, मतलब कोई भी हमारे पास सेरेमनीज हों, ठीक है, कोई भी सेरेमनीज जिनको सेलिब्रेट करना हो, क्या करना हो, सेलिब्रेट करना हो, तो फिर उसके लिए भी खर्चा वो हमारे पास कौन देगा, वो गार्जियन देगा। उसकी जो है ना, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई पार्टी वगैरह कर रहा है माइनर वार्ड, ठीक है, या फिर उसका जो है डिपेंडेंट पर्सन कोई भी, तो फिर उसकी जो सेरेमनी है, मतलब रस्मात हैं जो हैं, ठीक है, उसको अदा करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो भी खर्चा, जो भी हमारे पास मेंटेनेंस, एडवांसमेंट जो भी होगी, वो उन पर वो लगाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल है। उसके बाद हमें चले जाते हैं सच पोर्शन ऑफ द इनकम, ठीक है, मतलब उस पर कोई भी पोर्शन जो है, किसी भी पोर्शन का इनकम जो है वो लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक्स की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एक्स की, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी एक्स की है, ठीक है, मतलब अगर कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि इस पोर्शन की इनकम जो है वो सारी की सारी कहाँ पर लगा दो, वो उस पार्टी पर लगा दो, ठीक है, मतलब सेरेमनी पर लगा दो, ठीक है, सेरेमनी को सेलिब्रेट करने पर लगा लो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब फॉर एग्जांपल इसकी कोई ईद है, या फिर अगर ये नॉन मुस्लिम है इसकी कोई दिवाली है, या फिर अगर ये क्रिश्चियन है तो कोई क्रिसमस डे है, ठीक है, तो फिर वो उसको जो है अपनी रसूमात उनको अदा करने में उसको मुकम्मल जो है सपोर्ट करनी है, ठीक है। कोर्ट चाहे तो अब छोटी सी इनकम से, प्रॉपर्टी के किसी पोर्शन की इनकम से, या फिर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड इज द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट्स, एंड इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स द होल आर एनी ऑफ द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट कह सकती है कि कितनी प्रॉपर्टी आपने जो है ना इस कामों पर लगानी है, ठीक है, वक्त ब वक्त लगानी है, या फिर अगर कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि आपने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इस बात पर लगानी है, तो फिर ये गार्जियन जो है ना वो इनकार नहीं सकता। एनी पार्ट ऑफ दैट होल और एनी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मतलब आपने जो है इनकम किसी पार्ट की पूरी लगानी है, या फिर वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की इनकम जो है ना वह आपने उस हमारे पास सेरेमनी पे लगा देनी है। ये कोर्ट जो है ना वो डायरेक्शन दे सकती है। जहाँ तक बात क्लियर है ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम सेक्शन डिस्कस करेंगे 34A। जीडीएस, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास है सेक्शन नंबर 34A। 34A बात करता है पावर टू अवार्ड रिम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स, मतलब ये इख्तियारात दिए गए हैं कोर्ट को कि ये जो हमारे पास किसको रिम्यूनरेशन दिया जाना। रिम्यूनरेशन वर्ड का मतलब होता है सैलरी या फिर मुआवजा। क्या होता है? मुआवजा, मतलब इसने जो काम किया है इसका मुआवजा क्या होगा, इसका सिला क्या होगा, ठीक है। आगे बात समझिए, इसको अवार्ड करना किसको? ऑडिटिंग अकाउंट्स, मतलब जो हिसाब किताब करेगा उसको। अब हिसाब किताब करने वाला कौन शख्स है, थोड़ा सा इसको मैं आपको बेरिंग करता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। व्हेन अकाउंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ रिक्वेजिशन मेड अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 34 और अदरवाइज। जब सेक्शन हमारे पास अंडर सेक्शन 34 क्लास हमारे पास सी के तहत, क्लास सी के तहत अगर कोर्ट ने
रिक्वायर की थी, मतलब कोर्ट ने जो है ना रिक्वेजिशन भेजी थी किसके लिए कि अकाउंट जो है ना वो कोर्ट में एग्जिबिट करवाया जाए, अकाउंट जो है कोर्ट में एग्जिबिट करवाया जाए, मतलब कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट में दिखाया जाए। अकाउंट मीन्स हिसाब किताब, ठीक है। वर्ड ऑडिटिंग आपको पहले आपको समझ, सॉरी मैं भूल गया था, पहले आपको फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स, ऑडिटिंग वर्ड का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, मतलब जांच पड़ताल करने वाला, इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी सेक्शन 34C के तहत अगर कोर्ट ने रिक्वायर किया हो कि अकाउंट जो है ना गार्जियन जो है अकाउंट कोर्ट में पेश करे और वो अकाउंट कोर्ट में एग्जिबिट करवाए। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है, किसके लिए, गार्जियन के लिए। तो फिर आर अदरवाइज या फिर किसी और तरीके से किसी को भी शख्स को भी, द कोर्ट में appoint a person to audit the accounts and may direct that remuneration for the work be paid out of the income of the property। मतलब कोर्ट जो है ना वो हमारे पास डायरेक्ट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है ऑडिट को, द कोर्ट में अपॉइंट। तो फिर अगर वो हमारे पास अंडर सेक्शन 34C के तहत अगर कोर्ट जो है ना वो किसी गार्जियन को कहती है कि आप अकाउंट जो है ना खाता जो है ना कोर्ट में पेश करें, वो अगर कोर्ट में आकर पेश कर देता है तो फिर क्या होगा, मतलब जो अकाउंट कोर्ट पेश कर दिया, फॉर एग्जांपल ये किताब है, हिसाब किताब है, ये कोर्ट में पेश कर दी, ठीक है। किसने पेश की, को किसकी प्रॉपर्टी की थी, फॉर एग्जांपल एक्स माइनर है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के लिए ये गार्जियन अपॉइंट हुए थे वाई। अब ये यहाँ पर पेश जो किया है बुक वो वाई ने किया है। अब कोर्ट जो है ना फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अपॉइंट कर लिया एक शख्स को, किसको, शख्स को, कौन से शख्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड को, कि आप इसका हिसाब किताब जांचें, मतलब इसकी इंस्पेक्शन करें आप, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर वो इंस्पेक्शन जो है ना वो अगर जो वाई ने हमारे पास जो गार्जियन ने जो हिसाब किताब जो अकाउंट्स कोर्ट में जो पेश किया है ना वो कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा, कि ये हो सकता है ये घपला करके आया हो, क्या करके आया हो सकता है इसकी कोई मालाफाइड इंटेंशन हो, इसने गलत बयानी कर रहा हो कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने अपना खुद का कोई पर्सन, कोर्ट का ही कोई मुलाजिम, क्लार्क, हमारे पास चीफ मिनिस्टरियल ऑफिसर कोई भी हो, क्लार्क हो, कोई भी हो, जूनियर क्लार्क, हमारे पास सीनियर क्लार्क, या फिर कोई भी अदर शख्स हो, कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट का कोई शख्स हो, कोई प्राइवेट पर्सन हो, फॉर एग्जांपल उसको कोर्ट अपॉइंट करेगी कि आप ये जो वाई ने जो पेश किया है ना खाता, उसको इंस्पेक्ट करके दें, मतलब उसकी जांच पड़ताल करें, उस हिसाब किताब को उसको सही देख लें आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब ये जो हिसाब किताब देखेगा, ये जो जांच पड़ताल करेगा, ठीक है, इस खाते की, ठीक है, इस खाते की सारी जांच पड़ताल जो करेगा ऑडिटिंग अकाउंट्स करेगा, अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा, मतलब इंस्पेक्शन करेगी उस खाते का। तो फिर इसकी मेहनत तो लगी है ना, किसकी मेहनत लगी है, जेड की मेहनत लगी है। फॉर एग्जांपल वाई ने जो है अकाउंट पेश किया कि इसको हमारे पास ये खाता है और इस खाते के तहत ये इनकम हुई है, इसने वाई ने दिखाई थी इनकम कितनी, वाई ने दिखाई थी 50 लाख रुपए, कितनी दिखाई थी, 50 लाख रुपए। मगर जब जेड ने इनमें से जब इसकी इंस्पेक्शन की तो लगा कि इसकी जो है ना वो इनकम 50 लाख नहीं 70 लाख है, कितनी, 70 लाख, हिसाब के मुताबिक 70 लाख इनकम जो है वो बनती है मार्केट वैल्यू वगैरह से, वो उन्होंने देखा और वो सेट किया तो 70 लाख इनकम बनती है। अब 70 लाख इनकम बने या इससे कम बने या फिर वो 50 लाख ही बने, मगर जब इन्होंने मेहनत की है जेड ने, ठीक है, तो फिर इसका भी हक तो बनता है ना कि इसको भी कुछ ना कुछ सिला दिया जाए, मतलब इसको भी कुछ रिम्यूनरेशन दिया जाए, इसको भी कुछ मुआवजा दिया जाए। एंड मे डायरेक्ट दैट रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क बी पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब उसको कोर्ट हिदायत करेगी कि जो इनकम हुई है
हमारे पास वार्ड की प्रॉपर्टी से उससे उस शख्स को जो है ना वो रेम्यूनरेशन दिया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा जब आप पढ़ेंगे, मगर आप एक बार, दो बार, तीन बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ी इसकी कमेंट्री है, वो भी आप कमेंट्स भी इसके देख लिया करें। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका स्कोप जो बहुत बड़ा स्कोप है, मगर हर शख्स जो है स्टूडेंट्स पढ़ने वाला जो है ना वो हर एक सेक्शंस को इग्नोर करता है। मेन चीज़ें जो है अगर कोड के प्रोसीजर में अगर कहीं आती हैं तो फिर उनको पढ़ते हैं, मगर ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, ये एक हीरे जवाहरात की तरह होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ी ये हम आपको बेनिफिट्स देंगी। ये इसकी कमेंट्स आप पढ़ें, देखें। गार्जियन वार्ड्स एक्ट 1980 कंटेंट्स नो स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ माइनर्स स्टेट। मतलब कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास प्रोविजंस मौजूद नहीं है कि माइनर्स की प्रॉपर्टी की, माइनर की जायदाद की खाता जो है वो कैसे रखा जाएगा। The audit of such accounts tends to be left to judges of subordinate courts or district courts or to ministerial officers who have rarely the time or training to apply anything in the nature of a thorough test, with a view to checking the possibility of defalcation on adequate audit of these accounts is desirable. According the present bill, section 34A has been framed for the purpose of giving express power to court to award remuneration for auditing accounts out of the income of the property। बहुत सिंपल है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, कहीं पर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने लेक्चर हमारे पास 13 डिस्कस किया है। 13 लेक्चर के अंदर हमने सेक्शंस कौन से डिस्कस किए हैं हमारे पास, इसके अंदर हमने जो सेक्शंस डिस्कस किए हैं 34 से लेकर 34A तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 35 से लेकर, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये हमारे पास दो जो सेक्शंस हैं वो क्या बात करते हैं। सेक्शन 34 बात करता है कि ऑब्लिगेशंस क्या होगी, जो गार्जियंस अपॉइंट होते हैं उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होगी। और हमारे पास 34A के क्या बात करता है कि जो भी खाता गार्जियन अब कोर्ट में पेश करेगा और उस खाते को ऑडिट अगर कोई शख्स करेगा तो फिर उसको हमारे पास रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। मतलब उसको जो है ना वो सैलरी दी जाएगी उस वार्ड की प्रॉपर्टी से की इनकम से। यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।